बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डेटाबेस की जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन है क्या? बेसिकली नॉर्मलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक बड़े डेटाबेस जो हमारे पास एक बड़ा टेबल होता है उनको हम डीकम्पोज करके उनसे एनॉमलीज या जो एरर्स होते उनको रिमूव करके हम एक वेल स्ट्रक्चर टेबल बनाते हैं। सो यहाँ पर डिफिनीशन आपके सामने लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट डेटाबेस डिज़ाइन। हमारे पास नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप है जिसकी मदद से हम एक डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन किस किस्म का डेटाबेस डिज़ाइन जो कि एफिशिएंट हो और एक्यूरेट हो, यानी इसमें किसी किस्म की गलती ना हो। जो बेसिक एम है, जो बेसिक थीम है नॉर्मलाइजेशन का, वो ये है कि हमने एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है, ऐसा डिज़ाइन प्रोड्यूस करना है जो कि एनॉमली से पाक हो। एनॉमली से क्या मुराद है? एनॉमली से मुराद है इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंटी की बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपका डेटा एक जगह पर एक किस्म का हो और दूसरी जगह पर वही सेम डेटा दूसरी किस्म में पड़ा हुआ हो, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। सो एनॉमली बेसिकली क्या है? रेफर टू एन इनकंसिस्टेंट या इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट स्टेट ऑफ डेटाबेस। जो एनॉमलीज है ये रेफर होता है इनकंसिस्टेंसी को, इनकम्प्लीटनेस को या इनकरेक्टनेस ऑफ अ डेटाबेस स्टेट। मीन्स द डिज़ाइन डेटाबेस डज नॉट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो डेटाबेस डिज़ाइन है ये हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करता, फुलफिल नहीं करता। हमारे पास चार किस्म की एनॉमलीज होती है जिसके साथ हमारा वास्ता पड़ता है। एक होती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा बार बार आप इसको स्टोर कर रहे हो, तो ये एक किस्म की एनॉमलीज है। एक होती है इंजर्शन, जो कि आपको गलत रिजल्ट देती है, गिव्स एरर व्हाइल डूइंग दिस ऑपरेशन। जब आप इंजर्शन ऑपरेशन करते हो तो वो आपको एरर्स देती हैं। डिलीशन एक ऐसी एनॉमलीज है, जब आप ऑपरेशन करते हो तो ये भी आपको गलत देती हैं। आप अपडेशन करते हो तो सेम वही जो इंजर्शन और डिलीशन का रिस्पॉन्स है, एनॉमलीज अपडेशन करते हो, अगर एनॉमलीज मौजूद है तो अपडेशन एनॉमलीज आपको देते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंपल्सरी नहीं है, ये याद रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप इसको कर ले, क्योंकि इसके बगैर अभी जो हमने बातें की थी, अगर आप किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन करते हो और आप नॉर्मलाइजेशन उससे नहीं गुजरते तो आपको मुख्तलिफ किस्म की एरर्स से वास्ता पड़ता है। और जिन एरर्स की हमने अब यहाँ बात की है, जो एनॉमलीज है उनकी हमने बात की है। कौन कौन से एनॉमलीज है? रिडंडेंट, इंजर्शन, डिलीशन और अपडेशन जो हमारे पास एनॉमलीज है, इससे आपको वास्ता पड़ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपने खामखा ये करना है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इसको ज़रूर कर लें। बिकॉज नॉर्मलाइज डिज़ाइन मेक्स द मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस मच ईजियर। ये जो नॉर्मलाइज आपके पास डिज़ाइन होता है, इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके डेटाबेस में जब भी किसी भी वक्त में आप आने वाले वक्तों में इसमें से मेंटेनेंस करते, कोई चेंजेस करते हो, तो फिर ये चेंजेस बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। अगर आपका डेटाबेस डिज़ाइन नॉर्मलाइजेशन से गुजरा है तो आप इसमें से फ्यूचर में जिस किस्म की भी आप इसमें मेंटेनेंस करते हो, चेंजेस करते हो, तो उन मेंटेनेंस को आप आसानी के साथ कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी टेबल ऑफ डेटाबेस। दूसरी बात यह है कि ये नॉर्मलाइजेशन इस तरह नहीं है कि आप किसी खास टेबल पे करोगे। आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल हो, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो या 20 हो, जितने भी टेबल्स हो, आपने तमाम टेबल्स को नॉर्मलाइज करना होगा। इट इज परफॉर्म आफ्टर द लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन फेज। ये कब हम इस्तेमाल करते, कब नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम आते? जब लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन फेज से हम गुजर जाते तो उसके बाद फिर हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ आते हैं। This process is also being followed informally during conceptual database design as well। ये जो प्रोसेस है, ज़्यादातर हम जो conceptual database design बनाते, जो हम ERD ये चीज़ें बनाते, तो वहाँ पर भी हम ये नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करते हैं। There are different forms or levels of normalization।
नॉर्मलाइजेशन की हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स है या इसको लेवल्स कहे जाते हैं, जिसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। ईच नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट और कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड। हर जो आपके पास नॉर्मलाइज फॉर्म होगा उसकी कुछ कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होगी, कोई ना कोई कंडीशन होगी जो कि आपने फुलफिल करके आगे जाना होगा। मिसाल के तौर पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, कुछ कंडीशंस होगी। जब आप इसको कंप्लीट करोगे उन रिक्वायरमेंट्स, उन कंडीशंस को, तो फिर आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जाओगे। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की अपनी रिक्वायरमेंट्स होगी, जब आप उसको कंप्लीट करोगे तो फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाओगे। इसी तरीके से आप आगे जाओगे। If a table or relation fulfills any particular form, then it is said to be in that normal form. अब एक रिलेशन है या एक टेबल है और उसकी अपनी पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उसको वो फुलफिल कर दी तो इसका मतलब है कि आपका ये टेबल या आपका जो रिलेशन है उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज द मिनिमम फॉर्म इन विच ऑल द टेबल्स आर एटलीस्ट नॉर्मलाइज। हमारे पास बेसिकली 5 नॉर्मल फॉर्म्स है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है। जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक चले जाते तो ज़्यादातर हमारा ये होता है कि आपका जो डेटाबेस है, जो टेबल्स है, वो नॉर्मलाइज फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है। नंबर 1, फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। जो नॉर्मलाइजेशन है ये बेसिकली बेस करता है कंसेप्ट पर, और उस कंसेप्ट को फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है आगे स्लाइड में फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वी नीड लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी। दो बातें याद रखिए कि जब भी आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से गुजरते हो तो आपको दो किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक जो आपने लॉजिकल डिज़ाइन बनाया हुआ है और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी ज़रूरी है। ये दो चीज़ें होगी तो आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से गुजर सकते हो। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसे एट्रीब्यूट्स है, टेबल के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिस पे हम रिलेशनशिप, इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इसको कह सकते हो। यानी आपके पास एक टेबल में बहुत से एट्रीब्यूट्स है और इन एट्रीब्यूट्स के एक दूसरे के साथ किस किस्म की रिलेशनशिप है, तो इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी हुई है फंक्शनल डिपेंडेंसी की। इफ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिलेशन आर है, उसका नाम आर है, और उसमें एक दो एट्रीब्यूट्स है ए और बी। या मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं स्टूडेंट, मेरे पास एक रिलेशन है, एक टेबल है और उसमें दो एट्रीब्यूट्स है, एक स्टूडेंट नेम है और एक स्टूडेंट क्वालिफिकेशन है। सो ए इज स्टूडेंट नेम एंड बी इज स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। तो ये ए और बी जो है ये एट्रीब्यूट्स है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है किसी रिलेशनशिप आर के। वी से दैट B is functionally dependent on A if each value of A in R is associated with it exactly one value of B and R। हम उस सूरत में ये कह सकते हैं कि B functionally dependent है A पर जब हर एक वैल्यू A की वो रिलेशन R में वो एसोसिएट हो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ B के साथ। मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन नंबर थे। हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एक दूसरे से अलग होता है, उसके सामने स्टूडेंट नेम होता है। अब स्टूडेंट नेम के बारे में हम कहते हैं कि स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि यही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि स्टूडेंट नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो जो हमारे पास जो आइडेंटिफाई करता है, तो हम जो जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बारे में हम कहते हैं कि वो फंक्शनली डिपेंडेंट होता है जो पहले वाली एट्रीब्यूट है उस पर। वी राइट दिस इज, आप देख सकते हो ए के बाद ये तीर का निशान बी है। रीड इज ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी और ए डिटरमाइंस बी। हम इस तरह इसको पढ़ते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ए है और आपको एरो का निशान नजर आ रहा है, उसके बाद ये बी आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि ए जो है वो फंक्शनली बी को डिटरमाइन कर रही है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट नेम को डिटरमाइन कर रही है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ए डिटरमाइंस बी, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर नेम को डिटरमाइन कर रही है। दिस डज नॉट मीन दैट ए कॉजेज बी।
इसका ये मतलब नहीं है कि a की वजह से b यहां पर मौजूद है। और दैट द वैल्यू ऑफ b कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ a, या ये मतलब भी नहीं है कि जो b की वैल्यू है हम a की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला। although sometime that is in case, बाज़ औक़ात ये केस आ जाता है, लेकिन इस तरह इसका ये मतलब नहीं है। It simply means that if we know the value of a, इसका जो सादा अल्फाज में ये मतलब है कि अगर हम a की वैल्यू जानते हैं and we examine the table of relation r, we will find only one value of b, यानी आपके पास a है और a की वैल्यू आप जानते हो और आप b की वैल्यू को मालूम करना चाहते हो, तो जब आपके पास a की वैल्यू यूनिक होगी तो ये क्या करेगी, आपको जो b की वैल्यू होगी वो आपको यूनिक वैल्यू आपको देगी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन हर स्टूडेंट की अलग होती है। जब आप a वैल्यू यानी रजिस्ट्रेशन की वैल्यू उठाते हो तो उसके सामने सिर्फ आपको उस टपल में b की वैल्यू ही मिलेगी और वो सिंगल वैल्यू होगी। In all the rows that have the given value of a at any one time. Attributes of a set of attributes on left sides are called determinant, यानी आपको जो अभी मैंने एग्जांपल दी है नीचे भी आपको नजर आ रहा है, जो एरो साइन है इसके जो लेफ्ट साइड पर होती है वैल्यू उसको डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है और जो राइट साइड पे होती है उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। यानी आप नीचे एग्जांपल में देखिए ए है, उसके बाद एरो है और बी है, बी सी है और डी है। ए जो है इसको डिटरमिनेंट कहा जाता है और जो बी सी और डी है ये आपके पास डिपेंडेंट है, यानी बी और सी और डी की वैल्यू हम ए के थ्रू मालूम कर सकते हैं। या इसके नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो, ई जो है ये डिपेंडेंट है और डी जो है ये डिटरमिनेंट है। इफ देयर इज अ रिलेशन आर विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी एंड ई, तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी डी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, या नीचे दूसरी एग्जांपल में है कि ई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन डी। मिसाल के तौर पर देयर इज अ रिलेशन ऑफ स्टूडेंट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, हमारे पास एक रिलेशन है, एक टेबल है जिसमें एक स्टूडेंट का टेबल है और उसमें ये फॉलोइंग जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, वी विल एस्टेब्लिश द फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। मिसाल के तौर पर ये एसटीडी एक टेबल का नाम है और इसके एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम एंड क्रेडिट्स। ये जो 5 एट्रीब्यूट्स है ये किसके हैं, ये स्टूडेंट टेबल के हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर स्टूडेंट आईडी मैंने लिखा हुआ है और उसके बाद तीर का निशान है, स्टूडेंट नेम कामा स्टूडेंट एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम एंड क्रेडिट्स। यहां पर मैंने कहा कि ये जो 4 एट्रीब्यूट्स है ये डिपेंडेंट्स है, जो स्टूडेंट आईडी है ये क्या है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स है। यानी जो 4 एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम एंड क्रेडिट्स है, दीज आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ स्टूडेंट आईडी, और जो क्रेडिट्स हैं ये प्रोजेक्ट नेम पर डिपेंडेंट कर रहा है। नो इन दिस एग्जांपल इफ वी नो द स्टूडेंट आईडी वी कैन टेल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। अगर हमें स्टूडेंट आईडी के बारे में पता चल जाए कि उस स्टूडेंट की आईडी क्या है तो उसी की मदद से हम स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। Similarly, if we know the project name, we can tell the credits hour for any particular subject. और इसी तरीके से जब हमें प्रोजेक्ट नेम का पता चल जाए तो उसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो क्रेडिट आवर है उनको मालूम कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये मतलब है कि इसी की मदद से आप किसी भी टपल के अंदर उसकी वैल्यूज, टेबल के अंदर उसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। ये आपके सामने एक टेबल है स्टूडेंट का, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोजेक्ट एंड क्रेडिट्स, प्रोजेक्ट क्रेडिट्स। अब यहां पर मैं कहता हूं कि S1038 तो डायरेक्टली आपको उसकी जो इंफॉर्मेशन है शुएब अली G6 इस्लामाबाद BCS and 132 कैरेट आवर्स, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं। अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसी और कीज के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उस पर मैंने पूरा क्लास लिया था। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल इज द सुपर की। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही टेबल के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की मदद से आप पूरी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो, और हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सुपर की हमारे पास ये से एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन सुपर की हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज भी हो सकती है।
तो जो डिटरमिनेंट है किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का, वो हम डिटरमाइन करते हैं तमाम एट्रीब्यूट्स की किसी भी टेबल के अंदर वो सुपर की है। मिसाल के तौर पर एक टेबल है, सुपर की इज एनी कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स whose वैल्यू कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन रो फ्रॉम अनदर। हमारे पास सुपर की क्या है? ये हमारे पास एक कॉलम है या सेट ऑफ कॉलम्स है जिसकी वैल्यू मुख्तलिफ, एक टेबल के अंदर जो मुख्तलिफ रोज है उनमें से उनको डिस्टिंग्विश करती है, उसको अलग करती है। सो द फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प टू आइडेंटिफाई कीज। फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से हम कीज को आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, एम्प्लॉय का टेबल है और एम्प्लॉय की टेबल में मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स है जिसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट सैलरी। ये मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जिसमें से ई नेम, ई एड्रेस, ई डिपार्टमेंट, मैंने ये लिखा है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है इन ई आई डी में, लेकिन मैंने साथ लिखा है कि ई आई डी इज नॉट अ सुपर की एज इट डज नॉट आइडेंटिफाई ऑल अदर एट्रीब्यूट्स। हमने क्या पढ़ा था सुपर की में कि सुपर की हमारे पास ये से एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है जो कि किसी भी रिलेशन के अंदर उसकी पूरी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है। लेकिन जो यहां पर हमने ई आई डी की बात की, ये सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन ऊपर आप एग्जांपल में देख सकते हो यहां पर हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स है। तो इस वजह से ई आई डी को मैं सुपर की नहीं कह सकता, क्योंकि ये तमाम एट्रीब्यूट्स इस रिलेशन की जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। अगर मैं इस तरह लिख लूं ई आई डी कॉमा प्रोजेक्ट आई डी, तो आप देख सकते हो ये तमाम की तमाम जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, अब यहां पर मेरे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आ गया। तो इसकी मदद से जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन तमाम को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। यहां ब्रैकेट में मैंने लिखा कि ई आई डी एंड पी आर आई डी इज सुपर की। ई आई डी एंड पी आर आई डी आर बोथ कैंडिडेट्स की व्हेन यूज सेपरेटली। जब आप इसको अलग-अलग इस्तेमाल करते हो तो फिर ये कैंडिडेट कीज होती है, लेकिन यहां पर ये इनको मैं सुपर की कह सकता हूं क्योंकि इनकी मदद से आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। Knowing this, EID is the key from which we can uniquely determine the employee name, address and department. आप यहां पर देख सकते हैं कि एग्जांपल में EID की मदद से हम सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसकी एड्रेस क्या है और उसकी डिपार्टमेंट क्या है। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी है उसी की मदद से हम प्रोजेक्ट की जो सैलरी है वो मालूम कर सकते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि कुछ एट्रीब्यूट्स हम प्रोजेक्ट आईडी की मदद से और कुछ EID की मदद से, तो जब हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनाते तो ये एक सुपर की बन जाती है। अच्छा, उसके बाद सुपर इन्फ्रेंस रूल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये आज के लिए काफ़ी होगा। इंशाल्लाह इन्फ्रेंस रूल फिर मैं कल आपको करा दूंगा। बस आज जो हमारा टॉपिक्स था वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर था कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन की डिफिनीशन हमने पढ़ ली। इसमें जो मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स है, जो लेवल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि 1 से लेकर 5 नॉर्मल फॉर्म तक होती हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 3rd नॉर्मल फॉर्म तक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से पहले हमने ये पढ़ा कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि एक तो लॉजिकल डिज़ाइन होना चाहिए और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है उस पर हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की है कि जब भी आपके पास आप एक साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखते हो और उसके बाद एरो और फिर राइट साइड पे लिखते हो, सो हम कहते हैं कि राइट साइड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसको डिटरमिनेंट कहा जाता है और जो राइट साइड पर होता है उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। यानी हम राइट साइड की मदद से लेफ्ट साइड की मदद से राइट साइड की जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हम ले सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर हम इन्फ्रेंस रूल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, शुक्रिया।